सांस हुआ और उसने तीखी चीखें निकालीं। फूलों ने हलचल की और गहरे काले प्रकाश के साथ भ्रमकारी खुशबू छोड़ी, जो तेजी से छोटू की ओर बढ़ने लगी। छोटू यह देखकर चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि इन पौधों में मिट्टी से बाहर निकलने के बाद भी इतनी खतरनाक शक्ति होगी। बुलवा की ठंडी आवाज गूंजी। छोटू के शरीर से सफेद प्रकाश निकला और एक प्राचीन तिलिस्मी पत्थर में बदल गया। तिलिस्मी पत्थर से निकले जंजीरें चट्टानों में घुस गए। चट्टानें टूट गईं और उनके भीतर से 3 जटिल काले जड़ें प्रकट हुईं। ये जड़ें जंजीरों से घिरी हुई थीं और उग्र रूप से संघर्ष कर रही थीं। इनमें से काली शक्ति की लहरें निकल रही थीं। लेकिन जैसे ही ये काली शक्ति जंजीरों को छूती, यह पिघलते हुए बर्फ की तरह गायब हो जाती। तिलिस्मी पत्थर से एक धीमी गूंज उठी और जंजीरें पीछे हट गईं और उन्होंने तीनों अनंत माया शैतानी फूलों को घेर लिया। इसके बाद वे फूलों को तिलिस्मी पत्थर में खींच कर ले गईं। जैसे ही फूल गायब हुए, गुफा के भीतर फैली अजीब खुशबू भी तुरंत समाप्त हो गई। छोटू ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि बुलवा ने अनंत माया शैतानी फूलों को काबू में कर लिया था। शुक्र है कि उसके पास तिलिस्मी पत्थर था, जो अंधेरे के गुलामों से निपटने में बहुत माहिर था, वरना शायद वह इस पर्वत गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं करता। अब समय है उसके शरीर से भ्रम की खुशबू हटाने का। छोटू की नजरें मार्कस के बुजुर्ग पर टिकीं, जो एक पत्थर की चटाई पर बैठे थे। उसका चेहरा गंभीर था। अगर वे उसके शरीर से भ्रम की खुशबू नहीं हटा पाए, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि उसे जागने में कितना समय और लगेगा। चिंता मत करो, बुलवा ने जवाब दिया। एक रोशनी उठी और मार्कस के बुजुर्ग के सिर के ऊपर प्रकट हुई। इसके बाद एक गूंजने की आवाज आई। गर्म रोशनी नीचे गिरने लगी और उसे घेर लिया। जब चारों ओर रोशनी के कई रश्मियां घिरीं, तो मार्कस के बुजुर्ग का पत्थर जैसा शरीर हल्का सा कांपने लगा। इसके बाद उसके रोम छिद्रों से बहुत हल्की काली शक्ति निकलने लगी। उस काली शक्ति में एक अजीब सी खुशबू थी। वह काली शक्ति जब सफेद रोशनी से टकराई, तो एक चीखदार आवाज आई। फिर वह जल्द ही गायब हो गई। बगल में खड़ा छोटू चुपचाप खड़ा रहा और उसने बुजुर्ग के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर इस समय बहुत ही दिलचस्प भावनाएं थीं। उनमें से ज्यादातर भ्रमित और खोई हुई थीं। स्पष्ट रूप से उसके शरीर से भ्रम की खुशबू हटने के बाद वह जो भ्रम में था, वह अब पूर्ण नहीं रहा। आखिरकार अगर भ्रम में कोई भी मामूली कमी आ जाती, तो किसी उच्च स्तर के योद्धा को फंसाना अब आसान काम नहीं होता। यह सफाई आधे दिन तक जारी रही। फिर छोटू ने देखा कि तिलिस्मी से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे अंदर खींचने लगी। अंतिम रोशनी के पत्थर में वापस आने के बाद तिलिस्मी पत्थर ने एक हल्की झनकार ली और फिर वह एक किरण बनकर छोटू के शरीर में वापस चली गई। यह देख छोटू समझ गया कि सफाई का काम पूरा हो चुका था। उसने खुशी खुशी बुजुर्ग को देखा, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि वह अब भी नहीं जागा था। तभी बुलवा ने समझाया, हालांकि उसके शरीर से भ्रम की खुशबू पूरी तरह से हटा दी गई है। वह इतना समय भ्रम में फंसा रहा है कि उसे पूरी तरह से होश में आना होगा, तभी वह जाग पाएगा, वरना वह वास्तविकता और भ्रम के बीच उलझ सकता है, जिससे उसका दिमाग प्रभावित हो सकता है। छोटू को यह सुनकर अचानक समझ में आया। उसने जल्दी से डर महसूस किया। अनंत माया शैतानी फूल सच में प्रभावशाली था। कोई हैरानी नहीं कि यह मार्कस के बुजुर्ग जैसे उच्च स्तर के अवतार रैंक के योद्धा को भी फंसा सकता था। फिर बुलवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उसे छोड़ दो। वह जागे या न जागे, यह पूरी तरह से उस पर निर्भर है। पहले हम गुफा के बाकी हिस्सों में जाएं और उन अनंत माया शैतानी फूलों को इकट्ठा करें। साथ ही हम उनका एक बड़ा एहसान भी करेंगे। छोटू को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह उस बुजुर्ग के वह समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता था और साथ ही दुर्लभ अनंत माया शैतानी फूलों को भी प्राप्त कर सकता था। यह ऐसा कुछ था जिसे वह खुशी खुशी करने के लिए तैयार था। यह सोचकर छोटू पलटकर गुफा से बाहर निकल आया। इसके बाद उसने गुफा में घूमते हुए कई बंद गुफाओं को पाया। इन गुफाओं के भीतर मार्कस के उच्च स्तर के योद्धा थे, जो अभी भी अनंत माया शैतानी फूलों द्वारा बनाए गए भ्रम में फंसे हुए थे। छोटू ने अपना हाथ हिलाया और इन फूलों को इकट्ठा कर लिया, जिन्हें उसके लिए रहस्यमयी खजाना माना जाता था। तिलिस्मी पत्थर की शक्ति का उपयोग करके
उसने इन उच्च स्तर के योद्धाओं के शरीर से भ्रम की खुशबू पूरी तरह हटा दी। छोटू ने रास्ते में काफी संख्या में फूल इकट्ठा की। अब उसके पास अनंत माया शैतानी फूलों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई थी। बुलवा के कहने के अनुसार जितने अधिक फूल वह इकट्ठा करेगा, उतना ही उसके अंदरूनी शक्ति के ट्रेनिंग में फायदा होगा। आसमानी गुफा के भीतर कुछ गुफाएं थीं जिनमें छोटू प्रवेश नहीं कर सका। इसका कारण था उनके द्वार पर लगा सील। ये सील उन योद्धाओं द्वारा लगाए गए थे जो वर्तमान में वहां ध्यान मग्न थे। इस कारण छोटू को बेहद असहाय महसूस हुआ। वह उस गुफा में प्रवेश कर सका जहां मार्कस का बुजुर्ग था, क्योंकि उसके पास उसकी छोड़ी गई लाल पंखुड़ी थी। अन्यथा वह केवल गुफा के बाहर खड़ा रहकर देख सकता था। ये 2-3 सील बंद गुफाएं शायद उन लोगों द्वारा भरी गई थीं जिनका मार्कस में उच्च स्थान था। छोटू ने यह अनुमान सिर्फ उनके गुफा के द्वार पर खड़े होकर वहां से निकलने वाले दबाव से लगाया। समय चुपचाप बीत रहा था और छोटू आसमानी गुफा के भीतर घूम रहा। यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। रहा था। 2 दिन जल्दी ही निकल गए, लेकिन छोटू को अभी तक मार्कस के बुजुर्ग के जागने का कोई संकेत नहीं मिला। इससे उसका मन थोड़ा परेशान हो गया। छोटू आसमानी गुफा में इधर उधर घूमते हुए एक अनंत माया शैतानी फूल को अपने हाथ में पकड़े हुए था, जो अब प्रतीक श्रृंखलाओं से लिपटा हुआ था। यह भयंकर वस्तु, जो इंद्रजीत रैंक के योद्धा को भी डराने वाली होती, फिलहाल उसके हाथ में एक चाबुक की तरह इधर उधर लहरा रही थी। क्या लगता है अब मैं आसमानी गुफा के अंत तक पहुंच गया हूं? छोटू अचानक रुक गया। उसने सामने के अंधेरे स्थान में कुछ प्रतिरोध महसूस किया। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य झलका। एक पल की संकोच के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस अंधेरे स्थान को हल्के से छुआ। सामने के अंधेरे स्थान में लहरें फैलीं, लेकिन उसके पीछे कोई गुफा नहीं दिखी। छोटू ने इस स्थान पर ज्यादा देर नहीं बिताई। उसने बस एक गहरी नजर डाली और फिर मुड़कर लौट आया। वह फिर से गुफा में गया जहां मार्कस का बुजुर्ग था। छोटू ने जब गुफा में प्रवेश किया तो उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजरें पत्थर की चटाई पर पड़ीं और उसने देखा कि जो पहले बिना हिले डुले पड़ा था, वह अब धीरे धीरे अपनी तेज आंखें खोल रहा था, जो 100 साल से बंद थीं। जैसे ही इस शख्स ने अपनी आंखें खोलीं, गुफा के भीतर एक विशाल और शक्तिशाली पावर का तूफान उठ खड़ा हुआ। उस भयंकर दबाव ने छोटू के शरीर को हल्का सा हिलाया। छोटू ने इस दबाव को महसूस करते हुए डर का अनुभव नहीं किया। इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बुजुर्ग व्यक्ति आखिरकार जाग गया था। आसमानी गुफा के बाहर एक स्थान पर इस समय कई लोग इकट्ठा थे और वे लोग आसमान में खड़े 2 लोगों को देख रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य और वेदान थे। इस समय दोनों के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं। वेदान के शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली। उसके चारों ओर विशाल शक्ति उमड़ने लगी। जीवन ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा उसके भीतर पूरी तरह से समाहित थी। यह साफ था कि उसने इंद्रजीत रैंक प्राप्त कर लिया था। ध्रुव शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से भी एक समान रूप से शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिसने वेदान की ऊर्जा को दबा दिया। उसकी उंगलियों से बैंगनी काले रंग की बिजली जैसी किरणें नाच रही थीं। वेदान ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव शौर्य, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भले ही तुम मार्कस में सबसे ताकतवर योद्धा हो, लेकिन यह मार्कस नहीं, प्लूटोनिया है, और तुम यहां अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तुम भी जानते हो कि तुम अभी भी अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अभी भी तुम्हारी शक्तियां चाहे जितनी भी वापस आ गई हों, लेकिन अभी भी तुम्हारी ताकत यहां एक इंद्रजीत जितनी ही है। फिर भी अगर तुम मुझे गुफा में जाने से रोकना चाहते हो, तब मैं भी देखना चाहता हूं कि किसकी इंद्रजीत रैंक की शक्ति अधिक है। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही ध्रुव शौर्य की ताकत जानता था। वह अचानक ध्रुव शौर्य के करीब आ गया और कई छायाओं में बदल गया। हर छाया ने अपनी 10 उंगलियों को सीधा किया और एक ठंडी और तेज शक्ति ध्रुव शौर्य के शरीर के अहम हिस्सों पर हमले करने लगी।
इन हमलों को देखकर ध्रुव शौर्य ने कहा, तुमने भले ही शैतानी इल्यूजन शरीर में महारत हासिल कर ली है, लेकिन यह मुझ पर बेकार है। ध्रुव शौर्य की हथेली एक छाया पर जोर से टकराई। बाकी छायाएं बिखर गईं और असली वेदांत सामने आया। उसकी 2 उंगलियां ध्रुव शौर्य की हथेली पर टिकी थीं और दोनों के शरीर से निकलती शक्ति ने जमीन को दरारों से भर दिया। फिर ध्रुव शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो सीधे मेरे साथ मुकाबला करो। यह तकनीकें मुझ पर बेअसर हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो, वेदांत मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता बढ़ गई। उसने अपनी उंगलियां वापस खींची और हवा में ऊपर उठ गया। उसके हाथों से विशाल कुदरती शक्तियां बहने लगीं और उसकी हथेली में गहरे बैंगनी रंग के सितारे चमकने लगे और उसने कहा, महान 9 सितारों का हमला। चौक में खड़े लोग यह देखकर चौंक गए। ये विधि मार्कस में काफी प्रसिद्ध थी। महान 9 सितारों का हमला, हाँ, ध्रुव शौर्य ने शांत भाव से कहा। उनकी हथेली पर भी बैंगनी रंग के सितारे बनने लगे। कुछ ही पलों में दोनों की हथेलियों पर 9 सितारे चमकने लगे। उनकी ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि सामान्य इंद्रजीत रैंक योद्धा को इसका सामना करने में दिक्कत होती। दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बढ़े। उनकी आंखों में केवल विरोध की भावना थी। उनकी हथेलियां टकराईं और सितारों की रोशनी के साथ एक भयानक शक्ति फैल गई। जैसे 2 उल्कापिंड आकाश में टकरा रहे हों, वैसी ही रोशनी और ऊर्जा का भयानक विस्फोट हुआ। जबरदस्त शक्तियों की लहरें चारों ओर बाढ़ की तरह फैलने लगीं। ध्रुव शौर्य और वेदांत अपनी जगह अडिग खड़े रहे। उनकी तीखी निगाहें एक दूसरे पर गड़ी हुई थीं। इसके बाद दोनों अचानक गायब हो गए। आकाश में तेज हवा की गूंज सुनाई दी। दोनों योद्धा प्रकाश की आकृतियों की तरह फुर्ती से एक दूसरे को पार कर रहे थे। हर बार जब उनकी हथेलियां टकरा। यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। आती तो विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा चारों ओर फैल जाती। उनकी हर टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि एक पहाड़ को भी नष्ट कर सकती थी। नीचे खड़े मार्कस के एक बुजुर्ग ने दोनों योद्धाओं को देखते हुए कहा, ध्रुव शौर्य और वेदांत बराबरी के योद्धा हैं। यह मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। इस पर एक बुजुर्ग ने हल्के स्वर में कहा, वेदांत ने पिछले 100 सालों से इस प्लूटोनिया में ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वह इस जगह पर अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर पा रहा है। हालांकि ये लड़का ध्रुव मार्कस का सुपर योद्धा, लेकिन वह अभी कुछ साल पहले ही प्लूटोनिया में आया है, इसलिए वह अभी प्लूटोनिया में अपनी शक्तिदेव रैंक की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह ध्रुव शौर्य कुछ साल और ट्रेनिंग कर लेगा, तब तो प्लूटोनिया का शायद ही कोई योद्धा उसे रोक पाएगा। इस पर पहले बुजुर्ग ने उस बुजुर्ग की ओर देखा जो मार्क्सियन जमघट में काफी प्रभावशाली था। फिर एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, ध्रुव शौर्य मार्कस का सुपर योद्धा है, लेकिन उसे यहां आए कुछ साल ही हुआ है और वह एक सुपर योद्धा होकर यहां घूमने तो बिल्कुल नहीं आया होगा। मुझे लगता है वह जरूर किसी बड़े मकसद से यहां आया होगा। अगर हमारी मार्कस ने अपनी धार खो देगी तो हम अपने नाम के लायक नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ दोनों योद्धा एक दूसरे को पार करते हुए पीछे हट गए। उनके शरीर हिले और उनकी पीठ से 10,000 फीट लंबे चमगादड़ जैसे पंख निकल आए जो सूरज को ढकने लगे। वेदांत के पंख काले थे, जबकि ध्रुव शौर्य के पंखों पर बैंगनी सुनहरे प्रतीक चमक रहे थे जो उनके शुद्ध रक्त का संकेत था। दोनों के पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और विशाल बवंडर बन गए। एक काला था और दूसरा बैंगनी सुनहरा। दोनों बवंडरों की वजह से धरती हिलने लगी। आसपास की कई पहाड़ियां ध्वस्त हो गईं। दोनों योद्धाओं ने अपने बवंडर के अंदर हाथ डाले और उन्हें घुमाया। बवंडर हवा के 2 विशाल ड्रैगनों की तरह आकाश में गरजते हुए एक दूसरे से टकराए। भयंकर टक्कर से आकाश में अंधेरे दरारें बन गईं और चारों ओर धुंध छा गई। लेकिन इतनी शक्ति झोंकने के बाद भी दोनों के बीच कोई हार जीत तय नहीं हो पाई। दोनों बराबरी पर थे। वेदांत ने अचानक अपने काले बवंडर को पकड़ा। उसकी मुस्कुराती हुई मुद्रा ठंडी और क्रूर हो गई।
उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वेदान के क्रोध से उसकी आंखों में लाल चमक बढ़ गई। उसने अपने बवंडर को कसकर पकड़ लिया और एक अजीब प्रतीक प्रकट हुआ। वेदान की हथेली पर एक काला प्रतीक उभरा जो जटिल पेड़ की जड़ों जैसा दिखता था। उस पर से अनगिनत काली रोशनी की किरणें निकलकर उसकी पूरी हथेली में फैल गईं। धीरे धीरे एक अत्यंत अंधेरे और खतरनाक कंपन की लहरें चारों ओर फैलने लगीं। वेदान ने अपनी हथेली काले बवंडर में डाल दी। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और वह दूर खड़े ध्रुव शौर्य को घूर रहा था। फिर उसने धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। जैसे ही वेदान ने अपनी मुट्ठी बंद की, उसकी हथेली से अनगिनत काली रोशनी की किरणें निकलने लगीं। वे किरणें बवंडर के अंदर घूमने लगीं, जैसे जटिल नसों का जाल बन गया हो। ये काली किरणें बवंडर में मिल गईं, जिससे उसकी गहराई और बढ़ गई। हालांकि यह बदलाव नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, क्योंकि दोनों रंग काफी हद तक समान थे। लेकिन कुछ शक्तिशाली बुजुर्गों ने महसूस किया कि वेदान का बवंडर अचानक अधिक शक्तिशाली हो गया है। जहां दोनों बवंडर टकरा रहे थे, वहां लगातार दरारें बन रही थीं। तेज गर्जन और धमाके की आवाजें आसमान में गूंजने लगीं। दोनों बवंडरों में उनके अपने जबरदस्त शक्तियों का वास था। यहां तक कि अगर वे इन्हें हल्के से भी घुमा देते तो ये पूरी दुनिया को हिला सकते थे। लेकिन दोनों बराबरी के थे और इतनी जबरदस्त लड़ाई के बावजूद यह तय करना मुश्किल था